बिहार शिक्षक भर्ती का एक और सेट, ये हमारा फोर्थ सेट होगा जिसमें हम अपने 120 क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। पिछले 3 सेट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बीपीएससी नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे एक बार आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में उन्हें हम लेकर के चलेंगे। आपको वक्त मिलेगा ऐसे में आंसर देने का और उसके बाद हम आंसर यहाँ पर बताएंगे। वीडियो में आप लास्ट तक रहेंगे, 50-55 मिनट का वीडियो होगा, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली हैं। जब हम बात करते हैं पटना से प्रकाशित बहुत ही फेमस बुक से, जो है कहीं ना कहीं ये जो आपका एक प्रैक्टिस सेट है वो हम भी यहाँ पर करवा रहे हैं। कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी आप ज़रूर करिएगा बाकियों तक। यहाँ पर अगर हम चले पहले क्वेश्चन की तरफ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। मानव उपयोग की बात की हुई है। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं झारखंड की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, तो वहाँ पर जब आप देखेंगे झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तांबे के जो औजार हैं या तांबे की जो वस्तुएं हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं अन्य राज्यों के मुकाबले में। तो मानव द्वारा सबसे पहले जो उपयोग में लाई गई वस्तु थी वो कौन सी थी? तांबा। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में कहा है आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। देखिए, कृषि बोला हुआ है, पशुपालन की बात की है, व्यापार बोला हुआ है और शिल्प कर्म की बात की है। जब हम आर्यों की बात करते हैं यहाँ पर, तो आर्य का मतलब कहीं ना कहीं श्रेष्ठ करके आप उन्हें एक तरीके से लगाते हो। देखिए, था ये पशुओं को, पशुओं में अगर हम बात करें तो गाय को ये लोग अघन्या ऐसे में मानते थे। अघन्या मतलब ना मारी जाने योग्य। आर्यों की अगर हम अधिकांश लड़ाइयों को लेकर के बात करें तो वो गायों को लेकर के ही हुई थी, ये भी नोट करिएगा। और पशुपालन इनका जो है वो मुख्य पेशा था। ठीक है, तो पशुपालन में सबसे आगे लगाइएगा। और जब बात आती है कृषि को लेकर के, तो ये दूसरे नंबर पर ये कार्य था कृषि का। ठीक है, आगे है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका कि मौर्य राजवंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा हुई थी। बिंबिसार लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक का नाम और कौटिल्य का नाम है। अगर हम बात करें यहाँ से कि मौर्य राजवंश की स्थापना, तो ध्यान रखिएगा उस समय जब हम कौटिल्य की बात करते हैं या चाणक्य की बात करते हैं, तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके, नंद वंश के शासक कौन थे? अंतिम घनानंद। उनको पराजित करके 25 वर्ष की आयु में जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो उन्होंने स्थापना की थी मौर्य राजवंश की। ठीक है, किसकी सहायता से? अपने गुरु कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की सहायता से। आगे चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कहते हैं सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा के बारे में पूछा है चौथे क्वेश्चन में। तो यहाँ से जब हम बात करते हैं, आप जितने भी सातवाहन के अभिलेखों की बात करेंगे तो वो आपको ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में देखने को मिलेंगे। ब्राह्मी और प्राकृत भाषा, तो ब्राह्मी तो इसमें है नहीं, एक हमारे पास जो ऑप्शन के रूप में है वो है क्या? प्राकृत भाषा। तो हम यही लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम का नाम है। अगर हम भारत के नेपोलियन की बात करें, यहाँ पे कल भी कहीं ना कहीं इसके बारे एक सेशन में एक आपका सेट था, उसमें हमने इस सवाल के बारे में बात की थी। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद स्थित अगर हम प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो उसमें आप देखोगे जो अभिलेख आपका है ऐसे में, वहाँ पर आप देखोगे समुद्रगुप्त के विजय के अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो आपका सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना जो है किसके द्वारा की गई? भास्कर द्वितीय, विल्हड़ करके लिखा है, सोमेश्वर प्रथम या फिर आर्यभट्ट का नाम है। अगर हम लीलावती की बात करते हैं तो बात आती है यहाँ से कि लीलावती, देखिए ध्यान रखिएगा, संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ जो है वो माना जाता है। और लीलावती में जो नाम देखने को मिलेगा वो मिलेगा भास्कर द्वितीय का। किसका नाम है? भास्कर द्वितीय। आगे चलते हैं इसमें 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर सवाल में कहते हैं कि दिल्ली में रक्त और लौह की नीति किस सुल्तान के द्वारा अपनाई गई। रक्त और लौह की नीति, यहाँ पर इनके अगर हम शासनकाल को लेकर के बात करें तो 1265 से लेकर के 1287, कब से? 1265, 1265 से लेकर के 1287 तक शासनकाल देखने को मिलता है। और इसमें जो नाम देखने को मिलता है वो नाम है बलबन का। तो यहाँ पर जो रक्त और लौह की नीति की जो बात की गई है उसमें आप किसका नाम लिखेंगे? बलबन। एक और क्वेश्चन है 8 नंबर, आपसे कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात की है, एक सिंबॉलिक जो है मुद्रा के रूप में कांसा है, तांबा है, सोना और चांदी ऑप्शन में लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक MBT करके इन्हें बोलते हैं। इनके द्वारा 1330 में चलाई गई थी सांकेतिक मुद्रा।
ध्यान रखिएगा, तो चांदी के टके के स्थान पर तांबा इन्होंने यूज़ किया था। पहले क्या था, चांदी का टका यूज़ होता था, लेकिन हम इनकी अगर बात करते हैं तो इन्होंने तांबे को यूज़ करना शुरू किया। तांबा जिसे आप पीतल बोल देते हो, तो चांदी के टका उसकी जगह पर पीतल का टका यानी तांबे का टका। ठीक है, आगे चलते हैं। फरीद को शेर खां का खिताब जो है वो किसके द्वारा दिया गया? सिकंदर लोदी, बहार खां लोहानी करके लिखा है, जलाल खां या फिर बहलोल लोदी का नाम लिखा है। देखिए, जब हम यहाँ से बात करें, फरीद को ऐसे में शेर खां की उपाधि को लेकर के बात की हुई है। दक्षिण बिहार के सूबेदार, ध्यान रखिएगा, दक्षिण बिहार के सूबेदार थे बहार खां लोहानी, जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहार खां लोहानी ने फरीद को एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दिया था। और शेर खां तो आप बहुत अच्छे से जानते हो किसे कहा जाता है, या फिर ये फरीद जो है वो किसका नाम है। जो हैं ऐसे बच्चे में कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो भी आप मेंशन करिए कमेंट में कि फरीद या फिर शेर खां जो है वो किसका नाम था, असली नाम क्या था इनका। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहते हैं, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मद्रास, कोचीन, मसूलीपट्टनम या फिर बम्बई। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो वो समय 1611 का था, बिल्कुल सही है। 1600 में कहते हैं अंग्रेज आए, 1611 का समय मतलब 1605 तक में अकबर थे। उसके जस्ट बाद की अगर हम बात करें तो जहांगीर उनके शासनकाल के आसपास। जब यहाँ पर बात करें तो ये दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला जो कारखाना था वो आपका 2 जगह, एक पेरापुली करके था और एक मसूलीपट्टनम। पेरापुली को याद रखिएगा, जो शायद ही आप जो है कभी पढ़े हों ऐसे में या कभी ध्यान दिए हों, तो पेरापुली भी जगह है। ठीक है, पेरापुली और मसूलीपट्टनम दोनों जगहों पर स्थापित हुआ था, लेकिन अक्सर ऑप्शन में मसूलीपट्टनम ही मिलेगा आपको। एक अगले क्वेश्चन में हमसे कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? यहाँ पर यह है विलय की नीति। कई सारे, सतारा की बात करें उसके अलावा जब से अवध की बात करें, कई सारे जगहों में कहीं ना कहीं विलय वाली नीति जो है वो देखने को मिली। तो उस समय अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह, यानी जो ऑप्शन नंबर 11 का सी होगा वही सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक का नाम पूछा हुआ है, मार्टिन बर्ड, बुकनन, मनरो रीड का नाम है या एल किंगस्टन का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो अगर इस व्यवस्था की बात करें तो कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा जो है इसमें शामिल था। कौन से प्रथम इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त या सेटलमेंट में? और मुनरो और रीड का नाम इसमें आता है। किसका नाम आता है? मुनरो और रीड का नाम। 12 का आंसर सी हो जाएगा। कहते हैं 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ जो है वो कहाँ से हुआ था? तो हम इसके पहले भी आपको कई बार बताए हैं कि शुरुआत तो कहीं ना कहीं जो है बैरकपुर छावनी मेरठ से हुई थी। ठीक, माफ़ी चाहेंगे, बैरकपुर छावनी बंगाल से। 34वीं बटालियन मंगल पांडे जी का नाम देखने को मिलता है और ये अप्रैल 1857 की घटना है। अप्रैल के बाद की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरुआत होती है स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। तो मेरठ लगाइएगा यहाँ से। आगे क्वेश्चन में है आपका, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन थे? सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा है, सत्येंद्र नाथ ठाकुर हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर अरविंद घोष का नाम है। तो अगर हम शुरुआत की बात करें, ये समय था आपका 1863 का। आप समझ रहे हैं, 1863 में 1863 इंडियन सिविल सर्विसेज ICS परीक्षा उसे बोलते थे। क्या कहते थे? ICS परीक्षा। इंडियन सिविल सर्विसेज 1863 में पास करने वाले जो थे पहले भारतीय वो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। और सत्येंद्र नाथ ठाकुर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आपने सुना होगा, है ना? रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर जी का, रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। कौन? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ से बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 15 नंबर क्वेश्चन आपका 1916 की बात की है, 17 दिया हुआ है आपका, 14, 15 लिखा हुआ है चंपारण सत्याग्रह। तो इसके पहले भी हम कहीं ना कहीं चंपारण जो कि बिहार में आपको देखने को मिलेगा, और महात्मा गांधी जी के द्वारा तिनकठिया पद्धति के विरोध में जो है ये आंदोलन शुरू किया था 1917 में। ठीक है, तो एक प्रथम सत्याग्रह की बात करें गांधी जी के द्वारा तो चंपारण ही था, इसे नोट करके रखिएगा, 1917 का समय। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु जो है वो किसे मानते थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम जो है वो देखने को
मिलता है। आगे चलते हैं इसमें, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल। तो अगर हम बात करें तो ये घटना जो है कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं उसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जला दिए गए थे। और आपने देखा होगा असहयोग आंदोलन यानी कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं 1920 में शुरू किया गया था, 4 फरवरी 1922। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है आपका, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। जब हम बात करते हैं आपके गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर, और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाए गए थे। इसी से आहत होकर के, क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी को ये घटना हुई थी, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लिटन का नाम है, लॉर्ड रिपन है, कैनिंग है, या फिर लॉर्ड डफरिन का नाम है? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। उस समय लॉर्ड डफरिन था भारत का वायसराय। नोट करिए, लॉर्ड डफरिन का नाम। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन थे? इंडियन एसोसिएशन की बात की हुई है 1876 ईस्वी में। जब हम इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो 1876, ये ईयर बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापना की गई थी। किसकी? इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है, आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्रिटिश वस्तुओं के। ठीक है, तो आपको याद होगा 1905 में बंगाल विभाजन, फिर 1906 की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन। उस समय बंगाल में स्वदेशी आंदोलन 1906 के दौरान कृष्ण कुमार मित्र करके थे, मित्रा या मित्र लिखा हुआ होता है, उन्हीं का नाम सबसे आगे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें लगाइएगा आपका स्वदेशी आंदोलन के समय की घटना है, सही जवाब भी होगा। एक अगले क्वेश्चन 21 में क्या कहते हैं? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस साल हुई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, तो यहाँ पर ये 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो देखने को मिलती है ढाका बांग्लादेश में। मोहसिन उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह खान, है ना, और इन सभी का नाम जो है इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो 1906 लगाइएगा इसमें। मित्र मेला संघ को शुरू इनमें से किसने किया था? 22 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले से अगर हम शुरुआत करें, 22 नंबर में जो बोला है, तो गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले से 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर, उद्देश्य क्या था इसका? गणपति उत्सव मनाने का जो सिलसिला था वो ऐसे में चलता रहा। तो 1899 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला संगठन की शुरुआत की गई। आगे है एक वर्ष में स्वराज का नारा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? एक वर्ष में, ध्यान रखिएगा। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई गांधी जी के द्वारा, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 23 नंबर का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 24 नंबर में क्या बोला है यहाँ पर? भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद, या फिर सी राजागोपालाचारी। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें भारत विभाजन या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो उसमें JB कृपलानी का नाम आप लगा सकते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष की बात की है। ठीक है, अब इसमें कई लोग हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाएं और क्या करें, या ऐसे में वायसराय या उनकी बात करें और लगा दे सी राजगोपालाचारी। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा हुआ है कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर के, वो चीज़ ध्यान रहे। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तो पैथिक लॉरेंस, लिन लिथगो हैं, साइमन वेबल करके लिखा हुआ है। जब हम बात करें तो 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें सर क्रिप्स की बात की जाए, AV अलेक्जेंडर की बात की जाए, ठीक है, और पैथिक लॉरेंस की, ये 3 लोग थे। 24 मार्च 1946 को जो है पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ये मिशन भारत पहुंचा था। तो पैथिक लॉरेंस का नाम लिखिएगा यहाँ पर। 25 का पहला आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ पे रखा गया था? 26 नंबर क्वेश्चन। तो ये यहाँ से जो आंसर देखिए, अहमदनगर किला है, यरवदा जेल है, नैनी जेल है, आगा खां पैलेस लिखा हुआ है। शुरुआत में जब हम भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं 9 अगस्त 1942 को, जब हम गांधी जी की बात करें तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका D हो जाएगा।
एक अगले क्वेश्चन में कहते हैं गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही जो है वो किसे चुना गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत। तो प्रथम सत्याग्रही में जो नाम आता है, ये समय जो था, ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 का। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। पावनार, ठीक है, यहाँ से शुरू किया गया। और प्रथम सत्याग्रही में जो नाम देखने को मिलता है वो विनोबा भावे का, आचार्य विनोबा भावे का नाम। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया, मुस्लिम लीग की बात की हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्षता कर रहे थे। कौन अध्यक्षता कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। और ये समय था 23 मार्च। आप 23 मार्च का समय जो है वो पाकिस्तान के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान दिवस या जो भी आप कहो, आप उसी दिन पाकिस्तान निवासी उसी दिन उसको सेलिब्रेट करते हैं। 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर में संपन्न मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इन्होंने ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से पेश किया था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। समय 1940, आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला। एक अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। 29 नंबर सवाल आपसे पूछा हुआ है। तो सांप्रदायिक अधिनियम 16 अगस्त 1932 की घटना। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। एक अगले सवाल में कहते हैं 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी। यहाँ पर 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में सर्वदलीय बैठक जो है वहाँ पर सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और वहीं से नेहरू रिपोर्ट जो है वो एमएल नेहरू की, जब हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू, यानी ऑप्शन आपका बी होगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं लगाइएगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है इनमें से किसे चुना गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, शौकत अली या फिर हकीम अजमल खां का नाम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर खिलाफत की अगर हम बात करते हैं, खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता में जो है 1919 की घटना। और यहाँ पर यह कहा गया था, उन्होंने सुझाव दिया था हिंदू व मुसलमानों को सरकार का सहयोग करना बंद कर देना चाहिए। कौन सा सरकार? कौन सी? ब्रिटिश सरकार। और ये अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। नोट करिए यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम। आगे चलते हैं। 32 नंबर में कहते हैं कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। और जब हम यहाँ से बात करें तो यहूदी वायसराय में केवल और केवल एक नाम आता है 1921 से लेकर के 1926। उनका जो समय था कब से कब तक था? 1921 to 26। और इसमें जो नाम आता है वो आता है लॉर्ड रीडिंग का नाम। किसका? लॉर्ड रीडिंग। आगे चलते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो है वो आयोजन कहाँ किया गया है ऐसे में? तो हम इंदौर, इसके पहले भी हम ये सवाल आपको कहीं ना कहीं करवाए हैं। सबसे स्वच्छ शहर जो है वो माना जाता है भारत का इंदौर। मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का जो है वो आयोजन किया गया, ठीक है। आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से आए थे वापस गांधी जी, है ना, तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें इंदौर लगाइएगा। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया है? तो दिसंबर 2022 में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर संग्रहालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर महू छावनी, ध्यान रखिए ये मध्य प्रदेश है, इंदौर जिले में महू छावनी में, महू, बिल्कुल महू छावनी या महू कैंट में किया गया। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका वसीम अकरम, मिशेल ओबामा, जेफरी आर्चर या फिर सुधा मूर्ति का नाम है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो इन सभी के आप राइटर्स, इनकी फेमस किताबें हैं तो उनको आप ऐसे में नोट कर लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें किनका नाम है, वसीम अकरम का नाम लिखा हुआ है। तो वसीम अकरम की जो पुस्तक है वह है सुल्तान आ मेमोयर, MEMOIR, सुल्तान आ मेमोयर, ठीक है। जब हम मिशेल ओबामा की बात करते हैं तो आपका सही जवाब यही होगा। द लाइट वी कैरी की पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। जेफरी आर्चर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इन लाइन, क्या होगा? नेक्स्ट इन LINE, लाइन। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सुधा मूर्ति जी की बात करते हैं तो फिलहाल के लिए इनका कोई नहीं है ऐसे में, ठीक है। किताबें इनकी बहुत सारी हैं, आप इन्हें अलग से भी सर्च कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ। आपसे कहते हैं शरत कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया गया? शरत कमल अचंत, ध्यान रखिए ये नाम लिखा हुआ है। तो इनका जो नाम जुड़ा हुआ है वो ये है टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी। टेबल टेनिस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। ये हवाई अड्डा किस राज्य में है? 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जब हम नवंबर 2022 की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन किया गया। इस हवाई अड्डे को पहले होलोंगी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था और ये है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक करके लिखा हुआ है 2023 का आयोजन किया गया? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा है इसमें। यहाँ पर भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के मध्य जो है द्विवार्षिक मतलब 2 साल का प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। कहाँ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री आवासीय, देखिए ये आपका जो शुरू किया गया टीकमगढ़ जिले से शुरुआत, मध्य प्रदेश। कहाँ से? टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। तो आप यहाँ पर एमपी लगा लीजिए। 39 का जो आपका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, है क्या इसमें? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार जो वाला बात की हुई है इन्होंने, तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो भूमिहीन परिवार हैं, मतलब जिनके पास भूमि नहीं है, उनको राज्य सरकार की तरफ से 600 वर्ग फुट आवासीय भूखंड दिया जाएगा। कितना? 600 वर्ग फुट। ठीक है, वर्ग फुट स्क्वायर फुट बोलते हो, वही है आपका। आगे चलते हैं, इसमें मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मार्च 2023 में। अभी आप देख पा रहे हो रिसेंट करंट अफेयर्स वाली चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, जो आपके सिलेबस में है बिल्कुल उसी तरीके से बताया जा रहा है। ये 25 सेट यहाँ पर लगभग मैं आपको करवाऊँगा। जो सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ के जाएगा उसे लगेगा कि हाँ वो तैयारी करके आया है। और कहीं ना कहीं जब हम बिहार में बात करते हैं तो एक शिक्षक बनने के योग्य है या फिर वो एक सीट लेकर के ही रहेगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शिव शंकरी का नाम आएगा। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका हैं ये। ठीक है, क्या नाम है? तमिल लेखिका शिव शंकरी। आगे चलते हैं, इसमें किस ऑपरेशन, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया है ना? सूर्यवंशम वाली पिक्चर नहीं, उनकी आत्मकथा रही है सूर्यवंशम, उसके लिए इन्हें दिया गया। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की का नाम अब चूंकि तुर्की हो गया है, आपको पता होगा, तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की। 41 की अगर बात करें तो ऑपरेशन दोस्त था उसका नाम। क्या नाम था? ऑपरेशन दोस्त। आगे चलते हैं, इसमें भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? पहला निजी रूप से विकसित, तो ये रॉकेट हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया और ये है विक्रम एस। क्या नाम है इसका? विक्रम एस। 43 में कहते हैं आइसोहेलाइन किन को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं? समान ताप वाली रेखाएं होती हैं, समान दाब की, समान वर्षा की होती हैं या फिर समान लवणता की होती हैं? तो अगर हम आइसोहेलाइन रेखाओं को लेकर के बात करें तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। ठीक है, डी आंसर आपका। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स बोलते हैं इन्हें, किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो मूव माइकल जैक्सन अराउंड द सन, मैंने ये ट्रिक बताई हुई है बहुत बार अपनी क्लासेस में, मूव माइकल जैक्सन अराउंड द SUN। देखिए ये ट्रिक है, MVEMJSUN, और एक P करके भी था, तो P प्लूटो तो हट गया, कोई मतलब नहीं है। तो ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ हो गया, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये आपके पूरे ग्रह है और वो भी सूर्य से दूरी के हिसाब से। मूव माइकल जैक्सन अराउंड द सन, ये ट्रिक याद रखिएगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो आप देखोगे 1 2 3 और ये 4, फिर इधर से 1 2 3 4, इन्हीं 4 के बीच में एक लाइन यहाँ पर ऐसे ऐसे खींच दो, M और J के बीच में, यहीं पर एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ये मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे ग्रह जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, मंगल बृहस्पति लगा दीजिए। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप की बात करें तो फेडरेशन कप, जैसे संतोष ट्रॉफी की बात करें, DCM ट्रॉफी की बात करें, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। करेक्ट आंसर पहला होगा। ओणम की बात की हुई है तो आप जानते हो, फसल उत्सव की बात करें, कृषि फसल उत्सव, ओणम कहाँ का है? ओणम केरला का है। तुरंत लगाया आपने और आप आगे बढ़ गए, है ना, बहुत बढ़िया। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा जो है वो साझा करते हैं? 47 में इनमें इन्होंने बात की हुई है। देखिए भूटान के साथ में लगभग 700 किलोमीटर की लंबी सीमा है भारत और भूटान की, और इसमें अगर हम राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो गया,
आसाम की बात हो गई, वेस्ट बंगाल की बात हो गई और सिक्किम। सबसे ज़्यादा जो बड़ी रेखा है वो है आसाम के साथ में, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ में है, फिर वेस्ट बंगाल के साथ में है, फिर सिक्किम के साथ में है। तो यहाँ पर जो टच करने वाले जो स्टेट्स होंगे भारत के वो 4 हो जाएंगे। सही जवाब आपका यहाँ से 4 हो जाएगा। कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण इनमें से नहीं है? अगर हम ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण की बात करते हैं तो कौन सा नहीं है? आपने देखा होगा, जलवाष्प की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो गया आपका, CFC HCFC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें शामिल नहीं है, तो बस इसे नाइट्रिक ऑक्साइड को हटा दीजिए। जापान का पिट्सबर्ग जो है किसे कहा जाता है? किस शहर को? ओसाका है, टोक्यो बोला हुआ है, यवाटा, या फिर यहाँ पर नगोया है आपका, नगोया प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जापान का यवाटा शहर जापान का पिट्सबर्ग है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं और नगोया को जापान का डेट्रॉयट कहते हैं। डेट्रॉयट करके बोलते हैं, ठीक है। फिर से जान लीजिए, जापान का यवाटा शहर जापान का पिट्सबर्ग है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका और जापान का डेट्रॉयट नगोया को बोलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो सही जवाब होगा, पिट्सबर्ग आपसे पूछा है तो यवाटा होगा। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस की बात की हुई है, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है, देखिए इसकी जो शुरुआत हुई कहीं ना कहीं, जब पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं तो नागपुर में हुआ था 10 जनवरी 1975 को। तो 10 जनवरी को ही जो है कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। प्रतिवर्ष जो है 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ये। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पादप, स्वपोषी ऑटोट्रॉप होते हैं ये, यानी ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट्स होते हैं उनके फूड प्रोडक्शन को लेकर के बात की है। तो 51 की अगर हम बात करें, 51 में यहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बहुत ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। आप जानते हो, इसी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके ग्लूकोज से 6H12O6 बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? अमीबा भोजन के ग्रहण की बात की है तो वो कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। इसी अंग की संकुचन और परासरण की प्रक्रिया जो है कि अगर हम बात करें या उसकी क्रियाविधि के द्वारा अमीबा प्रचलन या भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है आपका? कूटपाद लगाइएगा यहाँ से। सूची को मिलान करने को लेकर के दिया है यहाँ पर, किसका क्या होता है, ठीक है। तो मछली की बात करें तो मछली में क्या होता है ये तो आप जानते हो, गिल्स होती हैं मछलियों में। क्यों भाई, यही होगा ना। तो मछलियों की जब हम बात करते हैं तो आपने मछली में गिल्स लगा दिया। मेढक की बात करें अगर हम, तो मेढक जो है वो त्वचा से सांस लेता है, तो मेढक का त्वचा लगा दीजिए। तिलचट्टा जो है, तिलचट्टा की बात, कीड़े पकौड़े नहीं मकौड़े बोलने जा रहे थे, पकौड़े हो गया या तिलचट्टा की बात तो ट्रैकिया से होता है ये, ठीक है। और लिजार्ड की बात करें तो फेफड़े, जैसे मनुष्य का फेफड़े से संबंध है। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं इसका, ये सही होगा, ठीक है। श्वसन अंग की बात की हुई थी। यहाँ पर एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है? परासरण है, विसरण है, चलनी नलिकाएं लिखा हुआ है, जाइलम वाहिकाएं। देखिए, एक कोशिकीय शैवाल की बात की है तो आप क्या देखोगे, आप बोलोगे अरे यार जल का परिवहन तो हमने जाइलम पढ़ा था, बात समझ रहे हैं आप। और आपने फ्लोएम जो है खनिज पदार्थों और भोजन के बारे में पढ़ा था, तो आप क्या करोगे, तुरंत लगा दोगे। लेकिन जब हम यूनिसेल्युलर एल्गी शैवालों की बात करते हैं तो उसमें जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन विसरण के द्वारा होता है, क्योंकि एक कोशिकीय शैवालों में परिवहन तंत्र का अभाव होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, इनमें से कहते हैं कौन सा कथन असत्य है। 55 नंबर क्वेश्चन आपका पूरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखिए, इसमें पश्च मस्तिष्क 5 पिंड में है, आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है, और एक्सॉन की चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं। बहुत ही एकदम A1 लेवल का सवाल। तो 55 नंबर क्वेश्चन में ध्यान रखिए, पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बंटा होता है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये 5 नहीं होता है। ये कौन कौन सा होता है वो आप नोट कर लीजिए। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा आपका मध्य मस्तिष्क होता है, और तीसरा आपका पश्च मस्तिष्क होता है। मतलब कुल मिला के 3 ही हैं, 5 नहीं हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें बुद्धि और चतुराई का केंद्र इनमें से कौन होता है? तो इसके पहले भी कहीं ना कहीं हम आपको इसके बारे में कई बार बताते आए हैं। अग्र मस्तिष्क का भाग होता है ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र, सेरिब्रम है इसका नाम। क्या नाम है? सेरिब्रम, ये रहा, ठीक है।
अलैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि पूछा हुआ है तो विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है या फिर इनमें से सभी। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करते हैं, देखिए जब रिप्रोडक्शन के ये वो मेथड है जिसमें जब हम जनकों की बात करते हैं तो उनके संयोग की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए लैंगिक नहीं अलैंगिक है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें तो मुकुलन, बीजाणु जनन, विखंडन ये सब इसी की विधियां हैं, यानी आंसर आपका डी होगा इसमें। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण, स्त्री केसर, वाह्य दलपुंज या दलपुंज के बारे में बोला हुआ है। तो एक पुष्प की अगर बात करें या पूर्ण पुष्प को लेकर के तो उसमें आपके जो है उसके 4 भाग होते हैं। वाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये आपने सुना होगा। पुमंग जो है वो आपका नर भाग होता है और नर भाग को पुंकेसर बोलते हैं। बात को समझिएगा, मैंने बोला एक पुष्प जो है पूर्ण रूप से उसके 4 भाग हैं, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो पुमंग पुष्प का नर भाग जिसे पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है, और पुंकेसर में ही सबसे ऊपरी भाग में परागकोश पाया जाता है और उसी परागकोश में परागकण मौजूद होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो परागकण जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि परागकोश में इन्होंने पूछा हुआ है। परागकोश अंग है पुंकेसर का और पुंकेसर क्या है? उसी पुमंग पुष्प का एक नर भाग है, ठीक है। और जायांग जो है क्या होता है? पुमंग तो आपका नर से हो गया और जायांग जो है वो पुष्प के मादा भाग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में क्या कहते हैं? स्त्री नहीं है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? तो ये वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। इस पर आप लगा लीजिएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा, ठीक है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सर्वप्रथम गतिशील कण जो है वो कौन से होते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इसमें दिया हुआ है, आपका न्यूट्रॉन भी दिया है, आयन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ से, तो इसमें जो आपके फ्लो वाली बात होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर आपका कोई आवेश नहीं होता। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, किस उससे भी बनाया जाता है? तो कई सारे सौर सेल होते हैं, उनको इकट्ठा करके एक साथ में मिला करके संयोजित करके फिर उसके बाद हम सोलर पैनल जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, गणना की, बदलने की, तुलना की या अंतर स्पष्ट करने की। अगर हम मापन की बात करते हैं तो किसी चीज़, मापन का क्या मतलब हुआ? आपका मेजरमेंट, आपका वेट कितना है, किसी और व्यक्ति का वेट कितना है, तो कहीं ना कहीं आप तुलना की ही तो बात कर रहे होते हो, है ना। तो वह राशियाँ जिनको मापतौल के लिए यूज में लेकर के आया जाता है, भौतिक राशि वाली चीज़ों में वो चीज़ देखने को मिलती हैं। मतलब वह राशियाँ जिसका मापतौल किया जा सकता है उसे भौतिक राशि बोलते हैं। ये चीज़ हो गया स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, और इनका जो है प्रयोग तुलना में होता है। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तो हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं भाई? देखिए निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से एक साथ गिरती हैं। हमने आपको बताया था कल एक क्वेश्चन में विज्ञान के, है ना, कि एक भारी धातु एक हल्की धातु ऊपर से छोड़ी गई, निर्वात में क्या होगा? तो उसमें ये था भाई कोई चेंज नहीं, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। उसमें ये लिखा था ना कि पहले कौन सी पहुंचेगी। तो उस समय क्या होता है, जी वाली वैल्यू या फिर उसकी वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं उनके द्रव्यमान मास पर कोई इफेक्ट ऐसे में नहीं पड़ता है। तो न्यूटन के प्रथम, अगर हम यहाँ से बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के जो 63 में बोला है, तो आपसे ये क्या कहते हैं कि दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ठीक है, एक समान चाल से चल रही है। आप यहाँ पर बी लगा दीजिएगा। जड़त्व का गुण आखिर किस चीज़ से संबंधित होगा? देखिए किसी वस्तु में है, प्रत्येक वस्तु में होता है आपका, किसी भी वस्तु में नहीं होता है। तो ये जो इनर्शिया वाला जो प्रॉपर्टी है ये सभी में देखने को मिलेगा, प्रत्येक वस्तु में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो न्यूटन की गति का, अगर हम प्रथम नियम को लेकर के बात करें कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए, ठीक है। तो ये इनर्शिया का लॉ भी है आपका, जो पहला नियम है। आगे चलते हैं। इसमें निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की, निर्वात की बात की है, पिंडों का ऐसे में अगर हम 65 की बात करेंगे तो त्वरण समान होगा, एक्सेलरेशन की बात, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें किसी ठोस
पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो सब्लाइमेशन का प्रोसेस आपने देखा होगा। जैसे जब आप बात करो, जैसे आपने देखा है अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl फार्मूला होता है। आयोडीन की बात करें, कपूर का आपने बहुत सुना होगा, शुष्क बर्फ़ की बात करें, ये सभी उसी के उदाहरण हैं। तो इसमें क्या होता है, ठोस पदार्थ का ये द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, ये होता है सब्लाइमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। कौन तत्व है, इनमें से पूछा एलिमेंट कौन सा है। तो अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं, ध्यान रखिए, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है इन्हें, और ऐसे में जो तत्व की बात करेंगे तो वो आर्सेनिक मिलेगा। ठीक है, 67 का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु? अगर हम कैथोड किरणों की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कैथोड किरणें जो है वो ऋण आवेशित कण से बनी हुई होती हैं। कैथोड किरणें किससे होती हैं? ऋण आवेशित कण। और ऋण आवेशित कण का क्या मतलब हो गया? ऋण आवेशित कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जब एनोड की कोई बात करें, एनोड धनावेशित होते हैं। ठीक है, और इनकी खोज अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो जे थॉमसन या टॉमसन का नाम देखने को मिलता है। C614 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए, एक न्यूमेरिकल प्रकार का क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, तो अब ये निकालने की ज़रूरत है। 6C14, इसमें परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है? मैंने लिखा XAY। X क्या होता है? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। Y क्या होता है? एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार। A क्या है? कोई भी एलिमेंट, कोई भी वह तत्व। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन तत्व की बात की गई है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसका परमाणु भार 14 है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जब हम यहाँ से बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉन को कितने होते हैं? जो परमाणु क्रमांक है वही आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। परमाणु क्रमांक कितना है? 6, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन के, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब बात आती है न्यूट्रॉनों की संख्या की, उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला निकालने का होता है परमाणु भार को माइनस परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, यानी 14 में से 6 घटा देंगे तो 8। 8 क्या निकल करके आएगा दोस्त? ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 8 हो गए। 6 6 12 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो एक तो ये चीज़ थी। ऐसे में ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है, कभी कभी प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी अलग से, कभी कभी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। फिलहाल के लिए आपसे बोल दिया परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या, तो मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 ही होते हैं और आपने तीनों को निकाल करके ऐड कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्र की बात की हुई है, और अगर बात करें यहाँ पर तो सोडियम क्लोराइड NaCl आपने देखा होगा, और जिसका उपयोग हम दैनिक रूप से कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड 70 का आंसर C लगाइएगा। किस धातु को कैरोसिन में डुबो करके रखते हैं? तो अगर हम बात करें, इन्हें अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो कुछ देर में जलने लगेंगी, तो इसीलिए इन्हें कैरोसिन में डुबो करके रखते हैं, और इनमें जो नाम आएगा सोडियम का आएगा, है ना, जिन्हें चाकू से काट सकते हैं, और ये सब भी आपने पढ़ा होगा। आगे है इसमें, संविधान के किस नीति निदेशक तत्वों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो आपने देखा लगभग 20 क्वेश्चन आपके विज्ञान से देखने को मिले आपको। समझिएगा, हर एक सेगमेंट को डिवाइड किया हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, 10-10 सवाल आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के मिलेंगे ऐसे में। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपके जो और पोर्शन है उनका दिया हुआ है। 72 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो गोवध पर निषेध लिखा हुआ है, नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है, तो ये जो गोवध पर निषेध की बात है, क्योंकि गांधी जी के दर्शन पर आधारित संविधान के नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो उनमें कई सारी बात की गई थी कई चीज़ों पर, जैसे ग्राम पंचायत का गठन, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध, कृषि पशुपालन का संगठन, ये सब उन्हीं में बताया गया था। ठीक है, तो C लगा दीजिएगा इसमें। यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन में, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा होना चाहिए? तो अगर राष्ट्रपति द्वारा ये काम किया गया है, आपात स्थिति की घोषणा की गई है, तो ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 352।
समझ रहे हैं। और ये 1 माह के भीतर तक, यहाँ पर नोट करिएगा कितना होगा, 1 माह का भीतर, 1 माह के भीतर। आगे चलते हैं। इसमें कहते हैं संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। देखिए भाई 74 में क्या क्या बोला हुआ है। तो जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो कुल मिलाकर के ये कहा गया कि राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर्स बोलते हैं उसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के राष्ट्रपति का। तो किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, ये भी कहा है। तो यहाँ पर तुरंत आप इसमें क्या लगा सकते हैं, जो तीसरी वाली बात की गई है केवल थर्ड, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आपको, ठीक है। आगे कहते हैं इसमें संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई। प्राथमिक स्तर देखिए अनुच्छेद 21A आर्टिकल 45 है, यहाँ पर 350A है या फिर 351 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात, तो 350A में इसके बारे में बात की गई है। कहाँ 350A, 351 की बात करें तो हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। 350A लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर 76 में है कैग, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति का नाम क्या है। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। कौन सी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हम लोग लोक लेखा समिति बोलते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति, इनको जुड़वा बहन भी कहा गया है। तो आप लोक लेखा समिति लगाइएगा यहाँ से। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई। तो ये जो है संविधान संशोधन की बात की जाए 1963 में आपका आया था। ये है 15वां संविधान संशोधन। कब आया था, 1963, 1963। आगे चलते हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता जो है इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो 78 में आपसे पूछा है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। ये लोक प्रतिनिधित्व मतलब लोक मतलब जनता, प्रतिनिधित्व आप प्रतिनिधि हो, है ना, आप MP हो, आप MLA हो। तो वो जो अधिनियम में बात कही गई, जितनी चीज़ें, उन सभी को कहीं ना कहीं इसमें फॉलो करने की बात कही गई है, ठीक है। कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता, संघ सूची की बात की है। देखिए यहाँ पर संघ सूची की लगभग आप देखोगे तो उसमें लगभग 100 सब्जेक्ट हैं आपके। टेलीफोन है, डाक है, रक्षा है, ये इसी में शामिल है। लोक स्वास्थ्य की जो बात होती है, पब्लिक हेल्थ की बात, ये राज्य सूची का विषय है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन, इसे बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNP माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या निकल करके आएगा, इसे हम GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। GNP ध्यान रखिएगा, अगर हम GNP की बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आप इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोल सकते हो, नेट नहीं बोलेंगे, इसे ग्रॉस बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को अगर घटा दें तो क्या निकल करके आएगा, तब नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल करके आएगा। यहाँ पर मैंने इसको नेट नेशनल बोल दिया था। ये क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम NNI, ठीक है, जिसे हम लोग निवल राष्ट्रीय आय बोलते हैं। निवल और सकल, सकल का मतलब ग्रॉस होता है, निवल मतलब नेट। कौन सा युग्म सही सुमेलित इनमें से नहीं है। ध्यान रखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। देखिए यहाँ पर लिखा चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसमें 1966 से 71 दिया हुआ है, जबकि ये 1969 से 74 थी। कब से, 1969 to 74। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के, अगर हम GSDP का कितना % होने की बात कही हुई है, तो पिछले वर्ष में 3.47 था, अभी ये कितना है, 2.98 है। 3.47 भी दिया हुआ देखिए ऑप्शन में, लेकिन अभी कितना है, 2.98%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP की स्थिर कीमतों पर वृद्धि जो है वो कितनी रही है, तो ये 10.98% लगा लीजिएगा। इसमें 10.98%। ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आपके, वो भी इकोनॉमिक्स से संबंधित, वो भी बिहार से। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, 4096.7 किलोमीटर, आप सभी जानते हो, और ये है बांग्लादेश। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ में है, 106 किलोमीटर। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में जो है वो बटा हुआ है,
तो आप देखेंगे एक आपका जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, फिर दूसरा आपने उत्तर के भारत के विशाल मैदानों के बारे में आपने पढ़ा, तीसरा आपने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार। और जब चौथे की बात करते हैं तो जो आपके कोस्ट लाइन हो गए, जो आइलैंड्स हो गए यानी तट और द्वीप, तो कुल मिलाकर के 4 आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में जो है 6 भौगोलिक प्राकृतिक प्रदेश दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ध्यान रहे। ठीक है, ये बिहार के एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से बात बताई गई है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम और जब बात करोगे नेपाल, उसी के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा 8,848.86 मीटर, और ये सबसे ऊंचा आपका विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और ये नेपाल में है। ठीक है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो वो तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां बिहार की ही बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर नोट करिएगा इसे। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है वो 13वां हो गया है। 12वां के बाद अब ये भी एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर एक और चीज़ आती है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार फिर से 12वें स्थान पर आ गया। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि बिहार ही होगा इसमें। दोनों घटनाक्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये गुजरात के तट से मई 2021 में टकराया था और ये अरब सागर से संबंधित है। गुजरात का तट यानी कि सीधी सी मैं वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ अरब सागर ही होगा। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या है, तो आपने देखा होगा जब हम शस्य उत्पादन की बात करते हैं वो, और साथ में पशुपालन, इन दोनों को लगा दीजिए। समझ रहे हैं, मिश्रित खेती की बात की है तो पशुपालन और शस्य उत्पादन दोनों ही चल रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका जब हम बात करें तो 21 से लेकर के 24 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के भोपाल में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल लगाइए। ठीक है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत इनमें से कौन सा है, तो नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत और पेट्रोल की बात की है तो अभी भी किसका है, बिल्कुल कोयले का ही सबसे ज़्यादा जो है अभी भी प्रभाव देखने को मिलता है। 91 का आंसर आपका ये होगा। तारे का रंग जो है वो सूचक होता है किस चीज़ का, उसके ताप का। आपने तो यही पढ़ा होगा ना, तापमान का, बिल्कुल सही है। तो तारों के रंग को लेकर के अगर हम बात करें तो ये तापमान का ही सूचक होगा। दिन रात जिसके कारण होते हैं, किस कारण होते हैं, तो रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, घूर्णन, और इसे ही भू परिभ्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भू परिभ्रमण। वो अपने एक्सिस पर जो रोटेट करती है, समझ रहे हैं। यहाँ रिवॉल्यूशन की बात नहीं की गई है कि रिवॉल्व अराउंड द सन के अराउंड वो रिवॉल्व करती है, बट रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर। ठीक है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देश की संख्या जो है वो अधिकतम की बात की है, तो महाद्वीपों की अगर हम बात करें, अफ्रीका में आपको 54 देश देखने को मिलेंगे। अफ्रीका में कितने हैं, 54। ठीक है, एशिया की बात आती है तो एशिया में आप 48 आपको मिलेंगे, 48, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगर यूरोप की बात होती है, यूरोप में आपके 49 हैं, और दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात तो उसमें 12 मिलेंगे, 12। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो आपने देखा होगा केरल के तट से एंट्री मारता है नहीं, जून के स्टार्टिंग में। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो आप केरल लगा दीजिएगा, कालीकट बोलते थे पहले से। साउथ वेस्ट मानसून होता है आपका। हरित क्रांति का संबंध जो है आखिर इनमें से किससे है, मोटा अनाज, दलहन, गेहूं उत्पादन, तिलहन बोला हुआ है। आपने देखा होगा हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 और 67 की ड्यूरेशन में हुई थी, और गेहूं की उत्पादकता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, है ना। तो एम एस स्वामीनाथन महोदय का नाम, तो गेहूं उत्पादन लगा दीजिएगा इसमें, यानी 96 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहाँ चला गया, ठीक है। चलिए, मानसून की बात हो गई, हरित क्रांति की बात हो गई। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है, तो ये है आपका नागपुर में आपको देखने को मिलेगा, जो 98 में है। एक मिनट, आपसे क्या पूछा, 97 में है। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा 97 में है अभी आपका, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जब हम कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं, भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। सोचिए 2015 में उपलब्धि हमने प्राप्त की थी, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो कोचीन लगाइएगा, ये है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी जो है वो कहाँ पे है, तो नीरी हमारा पड़ेगा नागपुर में। कहाँ, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। 99 में ही इको मार्क का संबंध जो है किसके लिए दिया जाता है, तो इको मार्क पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण हो। ये आप इसके पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ते आए होंगे, है ना।
विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाते हैं? बिल्कुल, तो जब हम बात करते हैं तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था, जबकि घोषणा इसकी 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन में हुई थी और हम 5 जून को इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा और पढ़ा होगा। जैसा कि हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि आगे आपके 100 सवाल जो है माफ़ी चाहेंगे 20 क्वेश्चंस, जिसमें 10 सवाल आपके गणित के और 10 आपके जो है रीजनिंग के हैं, तो उनको हम अगले सेशन में किसी एक और सेशन में उनको इकट्ठा ही लेकर के बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये सेशन आपको ये चौथा सेट कैसा लगा वीडियो के सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट एक ज़रूर कर दिया करिए, वीडियो को शेयर बाकियों तक भी ज़रूर करें। ध्यान रहे जब हम बिहार स्पेशल आपके MCQs की बात करें, बिहार स्पेशल नोट्स की बात करें, तो महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को चेक करना बिल्कुल से ना भूलिएगा। 49 रुपये में, केवल 49 रुपये में 4500 MCQs के साथ में पूरा बिहार का थ्योरी जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा विद करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।